अब हमें यहाँ पर कुछ एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, हमें उन एलिफेटिक अमाइंस का बेसिक नेचर का कंपैरिजन करना है। अभी तक हम लोगों ने एक जनरल चीज़ पढ़ा, भाई बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। जो अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड बेस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पुअर बेस। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई आपका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग जो टेंडेंसी है, वो किन किन कंसेप्ट्स पर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कुछ फैक्टर पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? वो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, वो साइज हो सकता है, वो रेजोनेंस हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। अब हमारे सामने एक टॉपिक आ रहा है, हमें एलिफेटिक अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जिसको आपको थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेट करने की जरूरत होगी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एलिफेटिक अमाइन क्या होते हैं। आज अगर ये मेरा अमोनिया है, मैंने अगर अमोनिया में एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर कर अगर एक एल्काइल ग्रुप अगर लगा दिया तो ये मेरा 1 डिग्री अमाइन बनेगा। मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन को वापस एल्काइल से सब्स्टिट्यूट अगर करा और वापस एक हाइड्रोजन को एल्काइल से सब्स्टिट्यूट अगर करा तो मेरा 2 डिग्री का अमाइन बनेगा। और मैंने वापस अगर एक हाइड्रोजन को एल्काइल से अगर सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया तो मेरा 3 डिग्री का अमाइन बनेगा। सो दीज आर बेसिकली नोन एज द अमाइंस। ये मेरे एलिफेटिक अमाइन कहलाते हैं। मेरे को इन सबके बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है कि कौन अच्छा बेस होगा, कौन गंदा बेस होगा। गंदा बेस का मतलब कौन पुअर बेस होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब मुझे ये बात तो पता है कि सारे के सारे बेस हैं। मुझे ये बात कैसे पता है कि सारे के सारे बेस हैं? क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके नाइट्रोजन एटम के पास में क्या है, नाइट्रोजन एटम के पास में लोन पेयर है। अगर नाइट्रोजन एटम के पास में अगर लोन पेयर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो यहां पर ये शो करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी को अगर शो करेंगे तो आपको भी पता है कि लुईस बेस वाले नेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेरे सारे के सारे बेस हैं, लेकिन हमें यह समझना है इनमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन पुअर बेस है। हमें इस चीज को जानना जरूरी है। अब आप देखना, ये मेरा अमोनिया है और यहां पर अगर अपन देखें तो ये MEnS2, MEnS2 का मतलब Ame इज बेसिकली नोन एज द मिथाइल, CH3NS2 है। ये मेरा 1 डिग्री का अमाइन कहलाएगा। आज अगर अपन देखें तो ये मेरे 2 डिग्री का एमाइन कहलाएगा। और आज अगर हम देखें तो ये मेरे 3 डिग्री का एमाइन कहलाएगा। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ द अमाइंस प्रेजेंट है। अब मुझे देखना है कि इनमें से कौन अच्छा बेस है और कौन पुअर बेस है। अब अपन को एक चीज समझनी है, इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, वो कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जिनसे वो अफेक्टेड होता है। जैसे मैं सबसे पहले इफेक्ट की अगर बात करूं तो वो है आई इफेक्ट। अगर मैं आई इफेक्ट को अगर देखूं तो देखो ये मेरा अमोनिया है। आज अगर मैं आई इफेक्ट को अगर देखूं तो ये मेरा प्राइमरी अमाइन है। अगर मैं आई इफेक्ट को अगर देखूं तो ये मेरा सेकेंडरी अमाइन है। और अगर मैं आई इफेक्ट को अगर देखूं तो ये मेरा टर्शरी अमाइन है। अब मैं यहां पर क्या बोलना चाहता हूं, अगर ये मेरा अमोनिया है, अगर ये मेरा 1 डिग्री का अमाइन है, आज अगर ये आपका 2 डिग्री का अमाइन है और यहां पर अगर ये हमारा 3 डिग्री अगर अमाइन होगा और आप अगर इनके बेसिक स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो हम इनके बेसिक नेचर को कंपैरिजन अगर करेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट आज यहां पर कैसे इसके बेसिक नेचर को अफेक्ट करेगा, हमें उस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। कैसे समझेंगे बच्चों? आपको भी पता होगा हमारा जो मिथाइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मेरा मिथाइल ग्रुप अगर प्लस आई को शो करेगा, मिथाइल ग्रुप अगर प्लस आई को शो करेगा, ऐसे केस में जब 3 जने प्लस आई इफेक्ट को शो करेंगे
इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे। जब 3-3 जन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे तो तुम्हारे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी भयंकर इंक्रीज हो जाएगी, और भयंकर इंक्रीज होने के कारण ये इजीली इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा। यहां पर केवल 2 जने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं, यहां केवल 1 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, और यहां पर आई फैक्टर 0 है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा उस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नाइट्रोजन उतना आसानी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, तो उसका बेसिक कैरेक्टर यानी उसका बेसिक नेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आज अगर हम आई फैक्टर को अगर पैरामीटर माने अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट, तो विच वन विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा ये वाला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीशीज। लेकिन रियलिटी क्या है, ये आपके इन मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता ही नहीं है। आज अगर मुझे अमोनिया दे दे, मिथाइल अमाइन दे दे, डाई मिथाइल अमाइन दे दे, ट्राई मिथाइल अमाइन दे दे, और अगर आपसे कोई अगर पूछे कि हु विल बी द गुड बेस, हु विल बी द वीक बेस, तो आप इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आपका आंसर सही नहीं है। मैंने यहाँ पर साफ लिख रखा है विच इज नॉट ट्रू। आज आपका ये वाला जो ऑर्डर है यह ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे इफेक्ट और होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। देयर आर सम अदर इफेक्ट्स ऑल्सो विच बेसिकली अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ। उसके अंदर जो आएगा एक इफेक्ट का नाम आता है, इसका नाम होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। अगर हम यहां पर देखें तो अब हमारा सॉल्वेशन इफेक्ट आता है। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। सॉल्वेशन इफेक्ट यह कहता है कि किसी भी एमीन का प्रोटोनेटेड आयन वाटर में जितना ज्यादा सोल्यूबल होगा वो उतना ही स्टेबलाइज होगा, और वो जितना स्टेबलाइज होगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास प्राइमरी अमाइन है, मेरे को इसका प्रोटोनेटेड आयन बनाना है। प्रोटोनेटेड आयन क्यों बनाना है मैं आपको बताता हूं, सुनना। आज अगर मैं इसके प्रोटोनेटेड आयन की अगर बात करूं तो ये क्या है, इट इज प्रोटोनेटेड आयन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। अपन क्या बोलते हैं, एसिड कौन होता है जो H+ आयन देता है। अच्छा एसिड कौन होता है जो आसानी से H+ आयन देगा। आसानी से H+ आयन कौन देगा, H+ आयन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, और बेस का कौन होता है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। तो मैंने क्या बोला, आज अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाया तो ये जो हमारा कॉन्जुगेट एसिड जो है ना, यह कॉन्जुगेट एसिड में आज कितना स्टेबल है, तो आपको देखना है इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तो आपको पता है ये 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। कैसे शो करेगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो ये मेरे 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और जैसे ही 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर शो करेगा तो ये मेरा मोस्ट स्टेबल होगा, और अगर मोस्ट स्टेबल होगा मतलब इसका सॉल्वेशन मैक्सिमम होगा, और अगर सॉल्वेशन अगर इसका मैक्सिमम अगर रहा तो ये मेरा मोस्ट स्टेबल होगा, और मोस्ट स्टेबल अगर हुआ मतलब ये भी हमारा मोस्ट बेसिक होगा। आज आप पढ़ो ना, दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन अमाइन इन वाटर is determined not only by ease of electron donation of nitrogen atom।
यहां पर अगर हम देखें, आज अगर हमसे अगर कोई बोलता है कि वाटर में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कभी भी ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम पर डिपेंड नहीं करती, but also by the extent to which cation so formed can undergo solvation and becomes stabilized by solvation via H2O। बल्कि किस चीज पर भी डिपेंड करती है कि उसका जो प्रोटोनेटेड आयन है वो वाटर में कितना सॉल्वेटेड है, किसका सॉल्वेशन मैक्सिमम हुआ, कौन कितना ज्यादा स्टेबल हुआ, इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। आज अगर मैं ये प्राइमरी अमाइन है, अगर मेरे प्राइमरी अमाइन के प्रोटोनेटेड आयन की अगर हम बात करें तो मेरे प्राइमरी अमाइन के प्रोटोनेटेड आयन में 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जबकि अगर मुझे टर्शरी अमाइन अगर दे दिया जाए और टर्शरी अमाइन के प्रोटोनेटेड आयन की अगर मैं बात करूं तो टर्शरी अमाइन के प्रोटोनेटेड आयन में अगर हम देखें, प्रोटोनेटेड आयन में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। क्योंकि एसिड कौन होता है, एसिड कौन ज्यादा एसिडिक होगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, और बेस कौन स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं कॉन्जुगेट एसिड बना रहा हूं। तो ये मेरा 3 डिग्री का अमाइन है, 3 डिग्री का अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, ये वाला। अगर तुमने इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाई तो कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करेगा। अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में अगर बॉन्डिंग अगर करेगा तो इट विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके अंदर सॉल्वेशन क्या हो रहा है, इसके अंदर सॉल्वेशन बहुत लीस्ट हो रहा है। तो हमने क्या बोला, सुनना, अब मैं कंक्लूड करता हूं। हमने बोला कि भाई हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसको इंडक्टिव इफेक्ट अफेक्ट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर मेरा 3 डिग्री वाला सबसे अच्छा बेस माना जाएगा और अमोनिया मेरा सबसे पुअर बेस माना जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि दिस इज नॉट द फाइनल ऑर्डर। कुछ दूसरे इफेक्ट ऐसे होते हैं जो बेसिक नेचर को अफेक्ट करेंगे। उनमें इन्होंने बोला एक इफेक्ट का जो नाम होता है वो होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। इनका ऐसा कहना है कि किसी भी बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा उसका सॉल्वेशन वाटर में होगा ना, वो उतना ही मोस्ट बेसिक माना जाएगा। ये मेरा प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड यानी प्रोटोनेटेड आयन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3। तो इट इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ 3 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। अगर अपन देखें टर्शरी अमाइन के प्रोटोनेटेड आयन में कितने हाइड्रोजन है, 1, तो केवल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो आप बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, किस बेस का कॉन्जुगेट एसिड यानी प्रोटोनेटेड आयन ज्यादा सॉल्वेशन शो कर रहा है, यानी ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, प्राइमरी अमाइन का। अगर प्राइमरी अमाइन का अगर कॉन्जुगेट एसिड वाटर में ज्यादा सॉल्वेशन अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्राइमरी अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है। टर्शरी अमाइन का जो कॉन्जुगेटेड एसिड है ये कम सॉल्वेशन को शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो टर्शरी अमाइन है वो मेरा पुअर बेसिक नेचर को शो करेगा। तो आज आप देखो यहां पर ये मेरा RNS2 था, उसका प्रोटोनेटेड आयन में कितने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग हो रही है, 3। यहां पर अगर हम देखें तो इसका सॉल्वेशन मैक्सिमम हो रहा है। और आज अगर हम अगले वाले को अगर देखें, ये मेरा टर्शरी अमाइन है, इसके प्रोटोनेटेड आयन के अंदर एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका जो सॉल्वेशन हो रहा है वो सॉल्वेशन मिनिमम हो रहा है। मैंने क्या बोला, जिसका सॉल्वेशन मैक्सिमम उसका बेसिक नेचर मैक्सिमम, जिसका बेसिक नेचर मैक्सिमम। तो यानी कि अगर हम यहां पर अगर देखें तो as the solvation of primary amine is maximum, so it becomes most stable. So according to the solvation effect, order of basic strength is ammonia मेरा most basic हो जाएगा, जबकि tertiary amine मेरा पुअर बेसिक हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा, वीक बेसिक हो जाएगा। और सॉल्वेशन के हिसाब से हमारा आंसर ये आ रहा है। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मामला हो गया। इंडक्टिव कहता था टर्शरी अमाइन मोस्ट बेसिक है,
उसके बाद में सॉल्वेशन कहता है कि टर्शियरी अमाइन लिस्ट बेसिक है। तो बच्चों अब तो क्वेश्चन ये उठता है कि माने तो किसकी माने। हमारा इंडक्टिव ने बोला टर्शियरी अच्छा बेस है, हमारा इंडक्टिव बोल रहा है टर्शियरी, इंडक्टिव ने बोला टर्शियरी अच्छा बेस है, सॉल्वेशन हमारा कह रहा है टर्शियरी पुअर बेस है। अच्छा ऐसा नहीं है, एक इफेक्ट और आता है, इसका नाम होता है स्टैरिक हिंड्रेंस। अगर हम स्टैरिक हिंड्रेंस की अगर बात करें बच्चों, स्टैरिक हिंड्रेंस क्या कहता है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरा यहां पर अगर देखा जाए तो यह मेरा प्राइमरी अमाइन है और ये मेरा टर्शरी अमाइन है। आज अगर हम लोग यहां पर अगर देखें तो देखो प्राइमरी अमाइन की अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी अमाइन में केवल एक बल्की ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात करें टर्शरी में तो यहां पर नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 3 बल्की एल्काइल ग्रुप। अब मैंने आपसे क्या बोला, बेस कौन होता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है। अब इजीली इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब उसके ऊपर अगर कोई अटैक करेगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना। आज अगर मानकर चलो कि नाइट्रोजन को अगर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर डोनेट करना है तो व्हेन नाइट्रोजन एटम विल डोनेट इट्स लोन पेयर, नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर तभी डोनेट करेगा ना जब कोई नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। अगर तुम्हारे नाइट्रोजन पर अगर कोई अटैक ही नहीं कर रहा तो हाउ नाइट्रोजन एटम विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब सपोज करो जैसे कोई डेफिशिएंट स्पीशीज है, आज अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि ये कोई H+ है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये कोई H+ है जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और यहां पर कोई H+ है जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या करना चाहता है, ये तुम्हारे नाइट्रोजन पर अटैक करना चाहता है और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना चाहता है। अब आप बताओ ये मेरा प्रोटॉन अगर इस पर अटैक करेगा, सो सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज सराउंडेड बाय 3 बल्की एल्काइल ग्रुप। सिंस द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम इज सराउंडेड बाय 3 बल्की एल्काइल ग्रुप, तो आपको लगता है H+ इजीली अटैक कर पाएगा। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं सबके अपने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, क्यों, ताकि अगर वो बॉडीगार्ड्स से अगर सराउंडेड अगर होंगे ना तो कोई भी उनके ऊपर इतना इजीली अटैक भी नहीं कर सकता और कोई भी उनके ऊपर इतना इजीली रीचेबल भी नहीं होगा। इफ इन केस ऑफ द टर्शियरी अमाइन central nitrogen atom is surrounded by 3 bulky alkyl group. If the central nitrogen atom is surrounded by 3 bulky alkyl group, in that condition H+ cannot donate H+ cannot attack on the lone pair of the nitrogen. अगर H+ नाइट्रोजन पर अटैक नहीं करेगा तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर पाएगा, और नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर पाएगा तो ये मेरा पुअर बेस माना जाएगा, जबकि यहां पर आसानी से अटैक हो जाएगा। क्यों, एक तरफ अगर बल्कि भी है तो दो तरफ तो स्मॉल ग्रुप है, और अगर दो तरफ अगर स्मॉल ग्रुप है तो बड़ा इजीली अटैक हो जाएगा, वहां पर अटैक करने में दिक्कत आएगी। तो यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर अगर इजीली अटैक हो जाएगा तो इजीली लोन पेयर दे देगा, इजीली अगर लोन पेयर अगर दे देगा तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड बेस। यानी कि स्टैरिक हिंड्रेंस इज आल्सो अफेक्टिंग फैक्टर व्हिच अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस एज प्राइमरी अमाइन हैव लीस्ट स्टैरिक हिंड्रेंस. So H plus proton can easily attack on the lone pair of nitrogen atom, so its electron donating tendency increases and basic strength also increases. So according to the steric hindrance, order of acidic strength, order of basic strength will be ammonia is maximum, primary amine is comparatively ज़्यादा than secondary and then tertiary. तो इंडक्टिव ने क्या बोला, इंडक्टिव का आंसर उल्टा था, फिर उसके बाद सॉल्वेशन का आंसर भी यही था जो आपका इसका है, और स्टैरिक हिंड्रेंस का आंसर भी वही है जो इसका है। अब हमारे तीन इफेक्ट में दो जने एक तरफ चल रहे हैं एक तरफ अलग चल रहा है। कैसे, यहां पर अगर अपन देखें तो ये मेरा अमोनिया है, अगर हम देखें तो अमोनिया में आई इफेक्ट तो 0 है, लेकिन यहां पर सॉल्वेशन भी मैक्सिमम है और स्टैरिक हिंड्रेंस भी मिनिमम है। तो सॉल्वेशन मैक्सिमम है, इसके भी आप पर मैक्सिमम बेसिक है, स्टैरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, इसके भी आप पर मैक्सिमम बेसिक है, लेकिन इंडक्टिव के हिसाब से पुअर बेस है। अगर अपन प्राइमरी अमाइन की बात करें तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, सॉल्वेशन भी, स्टैरिक हिंड्रेंस भी कंपैरेटिवली बढ़ता जा रहा है। अगर अपन यहां पर देखें तो यहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में प्लस आई और ज्यादा होगा तो सॉल्वेशन डाउन होगा, स्टैरिक हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा, तो बेसिसिटी डाउन होती चली जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपका इंडक्टिव ने तो बोला टर्शियरी अमाइन मैक्सिमम बेस है,
सॉल्यूशन बोलता है वही टर्शियरी अमाइन पुअर बेस है, आपका हिंड्रेंस बोलता है वही टर्शियरी अमाइन पुअर बेस है। तो सवाल ही उठता है कंक्लूजन क्या होगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो बच्चों याद रखना आज अगर हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो यहां पर कंक्लूजन क्या होगा, अगर हमारे R की वैल्यू अगर CH3 है तो मेरे बेसिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा सेकेंडरी अमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, then primary amine will be comparatively poor base, then tertiary amine more poor, and finally ammonia will come, and this is the concluding order of basicity of amines if R is equal to CH3। और अगर R की वैल्यू अगर C2H5 अगर है तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सेकेंडरी अमाइन हमारा सबसे ज्यादा होगा, फिर हमारा टर्शरी अमाइन होगा, फिर हमारा प्राइमरी अमाइन होगा और लास्ट में मेरा अमोनिया होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या हुआ अचानक, आपका न तो सेकेंडरी अमाइन को स्टारिक हिंड्रेंस बोल रहा था कि ज्यादा बेस होगा, न सॉल्वेशन के हिसाब से सेकेंडरी अमाइन बेस ज्यादा होना था, न इंडक्टिव के बिहाफ पर सेकेंडरी अमाइन आगे था, लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई कि अचानक ही आपका सेकेंडरी अमाइन आगे आ गया और आपका मैक्सिमम बेस है। बच्चों देखो किसी भी मॉलिक्यूल का जो बेसिक नेचर होता है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है उनके केबी वैल्यूज पीकेबी वैल्यूज पर। इनको आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज किसी की कैबी वैल्यूज ज्यादा होगी तो वो ज्यादा बेसिक होगा, किसी की पी कैबी वैल्यूज कम होगी तो वो ज्यादा बेसिक होगा। तो हमको ओवरऑल क्या होता है ना, ये सारा का सारा पोर्शन थ्योरेटिकल है, मतलब मैं इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर बड़ा इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हम यूं बोल सकते हैं कि जब हम तीनों इफेक्ट को अगर लगाएंगे, दैट इज द सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टारिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट, तो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट में सेकेंडरी अमाइन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से तो ये वाला आपको याद ही रखना है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग द वर्ड RMR विच इज नोन एज रट्टा मार। आपको रटना ही है कि R की वैल्यू अगर CH3 अगर होगा तो ऐसे केस में यहां पर ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ आएगा 2130, और अगर R की वैल्यू अगर C2H5 अगर होगा तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2310। 2130 का मतलब सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड अमोनिया विल बी कंसीडर्ड एज अ जीरो। हालांकि मतलब ये याद रखने का तरीका है। एंड सिंस C2H5 इज कंपैरेटिवली बिगर देन द CH3, सो मेरा आंसर आएगा 2310। तो जब मैं तीनों के तीनों आज अगर इफेक्ट को अगर कंक्लूड करूंगा तो मेरे तीनों के तीनों इफेक्ट के बिहाफ पर जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंक्लूजन, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन में आपको याद रखना है कि हमारा जो सेकेंडरी अमाइन होता है, मतलब R बराबर CH3 और R बराबर C2H5 का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कभी भी यहां पर MEnH2 अगर दे दे, कभी अगर मुझे Me का होल्ट वाइज NH अगर दे दे, कभी मुझे Me3N अगर दे दे और कभी मुझे अगर अमोनिया अगर दे दे, इनके बेसिक नेचर की अगर आपसे बात करें तो मेरा ये कहना है कि इनके बेसिक नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होगा वो आपका B वाला होगा, B के बाद में आपका A वाला होगा, A के बाद में आपका C वाला होगा और C के बाद में आपका D वाला होगा। दैट इज द ऑर्डर अगर आपने R की जगह पर मिथाइल लिया है तो। अगर आपने R की जगह पर क्या ले लिया, अगर आपने R की जगह पर अगर इथाइल ले लिया, मतलब यहां पर अगर आपने C2H5NH2 को अगर कंसीडर करा, मेरे पास में अगर इथाइल अमाइन अगर दे रखा है, मेरे पास में अगर डाई इथाइल अमाइन अगर दे रखा है और मेरे पास में अगर ट्राई इथाइल अमाइन अगर दे रखा है, तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर हम देखें
तो मैंने क्या बोला, हमारा ये वाला मोस्ट बेसिक होगा। अगर मैं इसको ए कंसीडर कर दूं, बी कंसीडर करूं, सी कंसीडर कर दूं और डी कंसीडर कर दूं, तो मेरा जो सेकेंडरी अमाइन है दैट विल बी द मोस्ट बेसिक। अगर मेरा सेकेंडरी अमाइन अगर मोस्ट बेसिक अगर होगा तो हमारा सबसे पहले बी आएगा, सेकेंडरी के बाद में टर्शरी वाला होगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद हमारा ए आएगा और ए के बाद हमारा डी आएगा। तो कभी भी अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, मेमोराइज वाला पॉइंट है ये, ऐसा का ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर R बराबर अगर CS3 होगा तो आपका जो डिजिट होगा वो आपको याद रखना है 2130, और R बराबर अगर C2H5 होगा तो जिस डिजिट को आपको याद रखना है दैट इज द 2310। तो मतलब सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, अमोनिया, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और अमोनिया। लेकिन ये जो ऑर्डर होगा वो किसमें होगा, इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप गैसियस फेज में अगर निकालना चाहते हो तो गैसियस फेज में अब देखो आप सोचो, गैसियस फेज में तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। अगर गैसियस फेज में अगर पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या वहां पर स्टैटिक हिंड्रेंस लग सकता है, नहीं लग सकता। गैसियस फेज में सॉल्वेशन भी वर्क नहीं करेगा। सॉल्वेशन कहां लगेगा, एक्वस फेज में लगेगा। तो अगर अपन गैसियस फेज की बात करें, ये जो इसके पहले मैंने बात करी थी वो एक्वस सॉल्यूशन की बात करी थी। अगर मैं गैसियस फेज की बात करूं कि अगर अमोनिया और उसके डेरिवेटिव अगर गैसियस फेज में अगर लाई करते हैं तो उनके बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, न तो वहां पर आपका स्टैटिक हिंड्रेंस अप्लाई होने वाला, न वहां पर आप लोगों का सॉल्वेशन इफेक्ट लगेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ भी अगर नहीं लगेगा, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, केवल और केवल एक इफेक्ट लगेगा जिसका नाम आई इफेक्ट होगा। जहां पर जितना ज्यादा आई होगा वह उतना ही अच्छा बेस होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, टर्शरी अमाइन अच्छा बेस होगा, सेकेंडरी अमाइन थोड़ा कम, प्राइमरी और कम और अमोनिया सबसे कम होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्पीशीज। तो यहां पर अगर हम देखें तो मेरा यहां पर क्या होगा, बाद में अगर हम देखें तो मेरा अमोनिया यहां पर अच्छा बेस, पुअर बेस माना जाएगा। तो कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर दे दे, इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू सी व्हाट यू हैव टू सी कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूल है उनका एलिफेटिक अमाइन, जैसे मिथाइल अमाइन, डाईमिथाइल अमाइन, ट्राईमिथाइल अमाइन और अगर अमोनिया दे रखा है, या अगर मान लो आप लोगों को इथाइल अमाइन, डाईइथाइल अमाइन, ट्राईइथाइल अमाइन, अमोनिया दे रखा है, तो उन क्वेश्चंस के अंदर आपको हमेशा एक चीज गौर करना है, क्या हमें एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है क्या। एक्वस सॉल्यूशन अगर दे रखा होगा तो मेरा आंसर 2130 2310 होगा। लेकिन अगर मुझे एक्वस सॉल्यूशन नहीं दे रखा और अगर मुझे गैसेस मीडियम अगर दे रखा है, तो इन द गैसेस मीडियम वी हैव टू गिव अवर आंसर अकॉर्डिंग टू दैट इंडक्टिव इफेक्ट ओनली। सिंस वी विल गिव अवर आंसर एज अ इंडक्टिव इफेक्ट, सो इंडक्टिव इफेक्ट में तो मेरा टर्शरी ज्यादा होगा, सेकेंडरी कम होगा, प्राइमरी कम होगा, अमोनिया सबसे कम होगा। सो दैट विल बिकम द बेसिक स्ट्रेंथ। अगर जैसे मुझे एक क्वेश्चन अगर दे दे और मेरे से अगर पूछ रहा है कि इनका बेसिक नेचर का कंपैरिजन करो, तो क्या ये मेरा एलिफेटिक अमाइन है, हाँ है। अब अगर ये मेरा एलिफेटिक अगर अमाइन है तो यहां पर आपका ये कौन से डिग्री का अमाइन है, ये मेरा सेकेंडरी अमाइन है। ये कौन से डिग्री का अमाइन है, ये मेरा टर्शरी अमाइन है। और ये मेरा कौन से डिग्री का अमाइन है, ये मेरा 1 डिग्री का अमाइन है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर हम अगर देखेंगे तो यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, यहां पर Kb का वैल्यू ज्यादा होगा A वाले का, मतलब यहां पर ये आपका मोस्ट बेसिक माना जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें फिर आपका सेकंड नंबर पर आएगा टर्शरी अमाइन। मेरा टर्शरी अमाइन ज़्यादा बेसिक कंसीडर होगा और उसके बाद आपका प्राइमरी अमाइन ज़्यादा बेसिक कंसीडर होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बेसिक नेचर को अगर कंपेयर अगर करेंगे तो इस बिहाफ पर हम बेसिक नेचर को कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर मैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करूं, मेरे सामने यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। द फर्स्ट कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज द सल्फोनेमाइड, अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज नॉर्मल अमाइड, ये मेरा एरोमेटिक अमाइन है और ये मेरे पास एलिफेटिक अमाइन है। मुझे चारों के बेसिक नेचर का कंपैरिजन करना है। अब देखो, अगर आप चारों के बेसिक नेचर को अगर कंपेयर करोगे तो सबसे पहले आपको देखना है रेजोनेंस। आप बोलोगे सर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, आप साइज वाले फैक्टर को, बेस कौन है यहाँ पर,
नाइट्रोजन। यहां पर भी बेसिक नेचर को कौन शो कर रहा है? नाइट्रोजन। यहां पर भी बेसिक नेचर को कौन शो कर रहा है? नाइट्रोजन। अगर बच्चों बेसिक नेचर को अगर तुम्हारा नाइट्रोजन अगर शो कर रहा है हर केस में, तो आप ये सोचो ना कि भाई मेरा नाइट्रोजन अगर बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है तो नाइट्रोजन का साइज भी सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ऐसे केस में भाई ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर सबकी सेम अगर चल रही है तो उस परिस्थिति में रेजोनेंस फैक्टर में बी अनदर फैक्टर। अब अगर अपन देखते हैं रेजोनेंस के बारे में कि कौन रेजोनेंस करेगा कौन नहीं करेगा, क्या होगा। आज आप देखो, क्या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा? क्या? डेफिनेटली। क्या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा? क्या? डेफिनेटली। क्या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा? क्या करेगा? क्या ये रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। अगर बच्चों इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस नहीं करेगा, इसका मतलब यहां पर लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। लोकेलाइज्ड अगर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी अगर मैक्सिमम अगर होगी तो इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। भाई आज अगर आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये फ्री है। अगर ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर फ्री है, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब देखो रेजोनेंस ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब आप समझना, यहां पर अगर मैं इस वाले की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा आपसे क्या कहना है, आज अगर मैं इस वाले की अगर बात करूं तो यहां 1 सेकेंड, चलिए अगर हम इस वाले को अगर देखें तो मेरा क्या कहना है कि आज अगर हम यहां पर अगर रेजोनेंस को अगर कंसीडर करते हैं, गिव मी 1 सेकेंड, चलिए तो यहां पर मेरा बेसिकली ऐसा कहना है कि आफ्टर द रेजोनेंस अगर हम यहां पर अगर देखेंगे, जैसे तुम्हारा नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस करेगा तो आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज। यहां पर रेजोनेंस के बाद में क्या होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। आज अगर इसने अगर रेजोनेंस करा तो यहां पर क्या होगा? आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज, मेरे ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। और इसने भी अगर रेजोनेंस अगर करा तो यहां पर क्या होगा? आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन गेट्स नेगेटिव। तो चलो मुझे आप ये बताओ कि अगर आफ्टर द रेजोनेंस अगर कार्बन गेट्स नेगेटिव तो उस परिस्थिति में यहां पर हमारा अगर हम देखें तो यहां पर अगर कार्बन पर अगर माइनस आ रहा है तो किसकी रेजोनेंस की एबिलिटी मैक्सिमम है? आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन गेटिंग द नेगेटिव, इसका मतलब ये तो मोस्ट स्टेबल है। आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव, अगेन ये भी मेरा स्टेबल है। लेकिन आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन गेटिंग द नेगेटिव, इसका मतलब ये मेरा स्टेबल नहीं है। भाई ये तो आपका फोर्थ वाला तो अनडाउटली हमारा मोस्ट बेसिक हो ही गया। फोर्थ वाला तो हमारा बेसिक नेचर में मोस्ट आ ही रहा है, क्योंकि 3 जने रेजोनेंस कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है डोनेटिंग कैपेबिलिटी विल बी द मैक्सिमम। लेकिन अब पॉइंट क्या उठता है? पॉइंट उठता है पहले दूसरे तीसरे में से इसने भी रेजोनेंस करा और आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन इज गेटिंग द नेगेटिव, इट मीन इट इज एंजॉयिंग रेजोनेंस अ लॉट। इसने रेजोनेंस करा, आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट्स द नेगेटिव, इट इज एंजॉयिंग रेजोनेंस अ लॉट। लेकिन अगर अपन तीसरे वाले की बात करें, आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन गेटिंग द नेगेटिव, इट इज नॉट एंजॉयिंग द रेजोनेंस हियर। सिंस इट इज नॉट एंजॉयिंग द रेजोनेंस हियर, इसका मतलब इसकी रेजोनेंस की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है। इसका मतलब अगर रेजोनेंस की टेंडेंसी अगर ज्यादा नहीं है तो सीधी सी बात है, अगर इसकी रेजोनेंस की टेंडेंसी अगर कम है तो क्या करेगा? कम रेजोनेंस करेगा। कम रेजोनेंस करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉनों को दे देगा। तो आपके फोर्थ के बाद में कौन आ रहा है? थर्ड वाला अच्छा बेस हो रहा है। अब सुनना, जैसा रेजोनेंस ये कर रहा है वैसा ही रेजोनेंस ये कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है।
क्योंकि आपका लोन पेयर ऊपर भी डीलोकेलाइज्ड हो सकता है और वो लोन पेयर नीचे भी डीलोकेलाइज्ड हो सकता है। इसमें मोर रेजोनेंस है, इसमें लेस रेजोनेंस है, इसमें तो गंदा रेजोनेंस है और उसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। जिसमें रेजोनेंस नहीं है वो बिल्कुल फ्री है। अगर वो बिल्कुल फ्री है इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसमें अच्छा रेजोनेंस नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा रेजोनेंस करने में, ये भी दे सकता है, इसको भी मजा आ रहा है, इसको भी मजा आ रहा है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ? अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो कभी भी अगर आप केबी के ऑर्डर को अगर जस्टिफाई करोगे तो फोर्थ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, थर्ड इज कंपेरेटिवली पुअर बेस, second is more poor, and first is basically weakest base here. So this is the order of the basic strength. तो कुल मिलाकर आप जिस फैक्टर को अप्लाई कर रहे हो, कुल मिलाकर जो आप बेसिक नेचर को डिसाइड अगर कर रहे हो तो वो हमने पैरामीटर क्या माना? हमने पैरामीटर रेजोनेंस माना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगेन सी द सेम क्वेश्चन हियर, हमें वही फंडा लगाना है। क्या मेरे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा क्या? सो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम का अगर अपन देखें रेजोनेंस तो नहीं होगा। क्या मेरे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा क्या? तो यहां पर अगर अपन देखें लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम रेजोनेंस नहीं कर सकता। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब बेंजीन होता है। आज अगर अपन देखें यहां पर अगर बेंजीन अगर होगा तो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम यहां पर रेजोनेंस करेगा। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, बट इट इज बिजी इन रेजोनेंस। सिंस इट इज बिजी इन रेजोनेंस, इसका मतलब अगर ये रेजोनेंस अगर करेगा तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी मिनिमम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी अगर मिनिमम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डाउन हो जाएगी। तो ये तो मेरा पुअर बेस हो जाएगा। अब सुनना, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, ये भी रेजोनेंस नहीं कर रहा। अब हम क्या देखेंगे? हम आई इफेक्ट को देखेंगे। पीएच माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। क्लोज है ना, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉनों को। ये पीएच भी माइनस आई को शो करता है, लेकिन पुअर माइनस आई लगेगा। क्यों? डिस्टेंस बढ़ा ना तो विड्रॉ इतना नहीं कर पाएगा। तो ये ज्यादा अगर विड्रॉ करेगा तो सीधी सी बात है डेंसिटी कम करेगा, डेंसिटी कम करेगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा। हमारे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर अपन देखें, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो कुल मिलाकर अगर आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बेसिक नेचर को अगर आप जस्टिफाई करेंगे, सो हाउ यू विल जस्टिफाई द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड? दे विल गो अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस। अगर आपने रेजोनेंस देख लिया तो वही आप इंडक्टिव को जस्टिफाई करेंगे और उसके बिहाफ पर आपको अपने आंसर को मेंशन करना है। जैसे अपन बोलते हैं ना एनिलीन, मैं बोलता हूं ना ये पुअर बेस है। क्यों पुअर बेस है? क्योंकि नाइट्रोजन का एटम देखो रेजोनेंस कर रहा है। आज ये यही चीज बताना चाह रहा है कि जो एरोमेटिक अमाइन है, मतलब आपका जो एनिलीन्स होते हैं, एनिलीन्स के अंदर देखो नाइट्रोजन का एटम जो है ना दैट इज टेकिंग पार्ट इन द रेजोनेंस, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहां पर देखो क्या थ्योरी मेंशन कर रखी है, व्हेन द लोन पेयर लाइज इन द कॉन्जुगेशन विद द मल्टीपल बॉन्ड इट रिजाइड्स इन 2p atomic orbital so that it can get resonance stabilization. Aniline is weaker base than the NS3 because it has delocalized lone pair. अगर मैं कभी भी एनिलीन का कंपैरिजन अगर NS3 के साथ में अगर करूंगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर मैंने एनिलीन का बेसिक नेचर का अगर कंपैरिजन किसके साथ कर दिया, अगर मैंने एनिलीन के बेसिक नेचर का कंपैरिजन अगर अमोनिया के साथ करा, तो इनका ऐसा कहना है कि भाई आपका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर तो रेजोनेंस करेगा। अगर तुम्हारे नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस अगर करेगा तो इट विल शो रेजोनेंस हियर। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला जो लोन पेयर है ये लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है।
अगर ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अगर है तो सीधी सी बात है ये यहीं का यहीं रहेगा। अगर ये यहीं का यहीं अगर रहेगा तो सीधी सी बात है क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा, तो बेसिक नेचर इसका ज्यादा होगा। तो इन्होंने क्या बोला, व्हेन द लोन पेयर लाइज इन कॉन्जुगेशन विद द मल्टीपल बॉन्ड, अगर लोन पेयर कभी भी मल्टीपल बॉन्ड के साथ अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो इट रिजाइड्स इन टू पी एटॉमिक ऑर्बिटल, सो दैट कैन गेट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दैट इज द रीजन, अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को अगर शो कर रहा है, अगर रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, तो इसका बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो अमोनिया आगे आ जाएगा और आपका एनिलीन पीछे आ जाएगा। अब जैसे अगर हम अमाइड की बात करें, मैंने क्या बोला था, आज अगर मैं अमोनिया की भी अगर बात करूं, आज अगर मैं किसकी बात करूं, एनिलीन की अगर बात करूं, और आज अगर मैं अमाइड को अगर कवर करूं, मैं वन बाई वन यहां पर एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मैंने जो शुरू में आपको टॉपिक बताया था कि मुझे एलिफेटिक अमाइंस के बारे में, एनिलीन्स के बारे में, अमाइड्स के बारे में, एमिडीन्स के बारे में डिस्कशन करना है, तो एलिफेटिक अमाइन के अंदर चूंकि कंपैरिजन थोड़ा सा बड़ा था तो हमने सबसे पहले एलिफेटिक अमाइन को कंपेयर करा, फिर मैंने एनिलीन बताया, अब मैं अमाइड बता रहा हूं, बाद में मैं एमिडीन्स भी बताऊंगा। अमाइड अगर देखो, अब यहां पर क्या होता है, आज अगर हम देखें तो यहां पर तीनों लोन पेयर, यहां पर अगर आप देखोगे ये भी रेजोनेंस करेगा, ये भी रेजोनेंस करेगा, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं करेगा। अगर ये रेजोनेंस अगर नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर होगी तो ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस्ट हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखो रेजोनेंस ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट नेगेटिव। अगर आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर, जबकि इसमें आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन गेट द नेगेटिव, तो आफ्टर द रेजोनेंस कार्बन गेट्स अगर नेगेटिव, तो बताओ किसकी रेजोनेंस की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी। अगर रेजोनेंस की टेंडेंसी अगर इसकी अगर ज्यादा है तो कौन ज्यादा बिजी है, ये वाला, तो बेसिक नेचर ये आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, इन अमाइड्स लोन पेयर डोनेशन एटम इज ऑक्सीजन। इन्होंने थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा है, यहां पर लिखना चाहिए इन अमाइड लोन पेयर डोनेशन एटम इज ऑक्सीजन। यहां पर लोन पेयर डोनेशन एटम ऑक्सीजन नहीं है, इन अमाइड। यहां पर अगर अपन देखें तो आज अगर अपन देखें अमाइड में लोन पेयर एटम तो नाइट्रोजन है, इन अमाइड लोन पेयर डोनेशन एटम इज नाइट्रोजन। आपका लोन पेयर डोनेशन एटम कौन है, लोन पेयर डोनेशन एटम नाइट्रोजन है। और अगर हम देखें विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज मोर इफेक्टिवली, सो इट्स डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीजेस, क्या भी डिक्रीजेस। यहां पर एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है, अगर अपन यहां पर इसको समझें, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक्स है। इनका ऐसा कहना है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट जो करेगा वो नाइट्रोजन करेगा, और आफ्टर द रेजोनेंस ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव। अगर आफ्टर द रेजोनेंस अगर ऑक्सीजन विल गेट द नेगेटिव, तो ऑक्सीजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ये बड़ा स्टेबिलिटी को फील करेगा। स्टेबिलिटी को फील करने के कारण यहां पर ये वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी डाउन हो जाएगी, तो बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर जो नेगेटिव होता है ना, उसकी इलेक्ट्रॉनों को, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की नेगेटिव को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की नेगेटिव को होल्ड करने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो सीधी सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा। हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखो यहां पर अगर अपन देखें, इसने रेजोनेंस करा, रेजोनेंस के बाद ऑक्सीजन पर माइनस आया, सो इट इज स्टेबल। ये रेजोनेंस की टेंडेंसी को ज्यादा शो करेगा, रेजोनेंस की टेंडेंसी को ज्यादा शो करेगा तो नाइट्रोजन पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ही प्रोपोर्शनल में कम हो जाएगा। कम अगर हो जाएगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगा। एक टॉपिक आता है अमीडीन्स। अमीडीन्स बेसिकली क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। आज अगर हम देखें अमीडीन्स बेसिकली मेरा ये वाला मॉलिक्यूल है, आर सी डबल बॉन्ड NH और इधर आ जाएगा NH2। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल को अगर देखूं
तो इस वाले मॉलिक्यूल की क्या खास बात है बच्चों, बहुत आराम से सुनना। आज मेरा ये वाला मॉलिक्यूल रेजोनेंस को शो करेगा। जैसे ये वाला मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस को अगर शो करेगा, सो व्हाट विल हैपन, आर ऐसा रहेगा, कार्बन NH पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इधर आपका डबल बॉन्ड और इधर आपका NH2 और इस पर प्लस आ जाएगा। चलो आज अगर आपके मॉलिक्यूल ने अगर रेजोनेंस को शो करा तो क्या इंपैक्ट पड़ा। अगर मेरे मॉलिक्यूल ने अगर रेजोनेंस को शो करा, एक नाइट्रोजन पर तो प्लस आया लेकिन दूसरे वाले नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर अपन अमीडिन्स की बात करें, मेरे पास दो नाइट्रोजन है, फर्स्ट नाइट्रोजन इज दिस, अनदर नाइट्रोजन इज दिस। मैं ऊपर वाले में और नीचे वाले में मुझे देखना है बेसिक नेचर को कौन शो करेगा। तो मैंने क्या बोला, मेरा जो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा वो ये है। तो आज जैसे इसने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करा तो फायदा किसको मिला, फायदा दूसरे वाले को मिल गया। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो मैंने आपसे ऐसा बोला कि जब मेरा इमिडेंस ने अगर रेजोनेंस अगर करा और मेरे पास अगर दो नाइट्रोजन है, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग दिस नाइट्रोजन एज अ एक्स और आई एम टेकिंग दिस नाइट्रोजन एज अ वाई, तो मैंने क्या बोला, कौन सा वाला नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, किस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी। सो व्हेनेवर दिस मॉलिक्यूल विल शो द रेजोनेंस, देन आफ्टर द रेजोनेंस द वाई नाइट्रोजन गेटिंग द नेगेटिव, सिंस वाई नाइट्रोजन इज गेटिंग द नेगेटिव, दैट इज द रीजन। अगर मेरा जो ये वाई नाइट्रोजन अगर होगा, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनों को यहां पर क्या होगी, अगर हमारे इस वाई वाले नाइट्रोजन की अगर नेगेटिव चार्ज यहां पर अगर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है डोनेटिंग कैपेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे x में और y में किसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, y वाले का जो हमारा बेसिक नेचर होगा वो y वाले का बेसिक नेचर हमारा x वाले के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो y इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस देन x। अब देखो यही एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे रखा है। हाइब्रिडाइजेशन की अगर अपन बात करें तो इनका ऐसा कहना है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp की। अब इन्होंने बोला कि ये आपके पास दो नाइट्रोजन एटम है, एक x है और एक y है। अगर एक x है और एक y है, अगर आपने, अब इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया, इन्होंने क्या कंसेप्ट लगाया वो मैं आपको बता देता हूं। हमने यहां पर इस कंसेप्ट को फॉलो करा, मैं एक बार आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझा देता हूं। मैंने आपको क्या बोला था, एसिड कौन होते हैं जिनका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, बेस कौन होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा। तो इन्होंने क्या करा, दोनों की रिएक्शन H+ के साथ करा दी। जैसे इन्होंने दोनों की रिएक्शन अगर H+ के साथ अगर करवा दी, एक बार इसकी करवाई तो सुनना, अगर इसकी रिएक्शन अगर H+ के साथ कराई X वाले की तो RC डबल बॉन्ड NH लोन पेयर, और इसकी रिएक्शन अगर H+ के साथ करवाई तो इट विल गेट द NH3 पॉजिटिव। अब आप बताओ, जैसे आपने इसकी रिएक्शन अगर H+ के साथ कराई, अब क्या रेजोनेंस होने की गुंजाइश है? अब इसके अंदर रेजोनेंस ही नहीं हो सकता अगर आपने X को प्रोटोनेट करवा दिया। कब? इफ X इज प्रोटोनेटेड। अगर आपने Y का प्रोटोनेशन करवाया तो जैसे अगर आपने Y का प्रोटोनेशन अगर करवाया तो Y का प्रोटोनेशन कैसे होगा, Y का प्रोटोनेशन ऐसा होगा। अब जैसे तुमने Y का प्रोटोनेशन अगर करा तो आपका ये वाला मॉलिक्यूल क्या रेजोनेंस कर सकता है? हाँ कर सकता है। तो आप बताओ, अगर इफ Y इज प्रोटोनेटेड, तो जैसे ही तुमने Y का प्रोटोनेशन अगर करा तो मुझे बताना, X का प्रोटोनेशन करा तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, मतलब स्टेबिलिटी डाउन हो रही है। Y का अगर आपने प्रोटोनेशन करा तो बाकायदा रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी अप हो रही है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बेस कौन होगा जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा,
कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H प्लस के साथ रिएक्शन करवाओ, आपने इसकी भी H प्लस के साथ रिएक्शन करवाई, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दिया X वाले का। अगर आपने Y वाले के साथ रिएक्शन करवाई, उसका कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। अब बताओ किसका एसिड स्टेबल? Y वाले का ज्यादा स्टेबल है। Y वाले का ज्यादा स्टेबल है, तो मैं बोल ही रहा हूं ना। देखो इन्होंने एक बार X का कॉन्जुगेट एसिड बनाया, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। Y का कॉन्जुगेट एसिड बनाया, ये मेरा रेजोनेंस को शो कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, जो रेजोनेंस को शो कर रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो X और Y में ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को कौन शो करेगा? Y वाला। तो हमारे Y का बेसिक नेचर X से ज्यादा होगा। या तो आप कॉन्जुगेट एसिड वाले फंडे से समझ लो, या आप उस वाले फंडे से समझ लो, मर्जी है जिस कंसेप्ट से समझ लो, लेकिन रिजल्टेंट यही निकलेगा, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द Y इज कंपेरेटिवली हायर देन X। अब आप लाइन सुनिएगा, इन केस ऑफ अमीडीन्स द डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, मैं एक बार अमीडीन्स का स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ऑड ना लगे। ये मेरा अमीडीन्स का स्ट्रक्चर है। हम यहां पर बार बार क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम बोलना चाह रहे हैं कि ये वाला जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का बेसिक नेचर थोड़ा सा कम है, तो ये हमारा लेस बेसिक है। और मैं यहां पर अगर देखूं तो ये वाला जो है ये मेरा मोर बेसिक है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम यहां पर देखें तो इनका ऐसा कहना है, इन केस ऑफ अमीडीन्स द डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन is more basic in nature। मैंने बोला ना डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन इज मोर बेसिक इन नेचर, ऑल्दो बोथ नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्योंकि इसका sp2 क्यों है? क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा, तो आप लोन पेयर को काउंट नहीं करोगे। ऑल्दो बोथ नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, द लोन पेयर ऑफ मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन लाइज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज लोकलाइज्ड। ये वाला इसका जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, जबकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये रेजोनेंस कर लेगा, ये रेजोनेंस कर लेगा, तो इसके ऊपर और चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो बेसिक नेचर हमारा ऐसा आएगा। इसीलिए अगर आप देखोगे दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। लोन पेयर अगर अपन देखें तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड में है, यहां पर एक वाले का लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है, जबकि ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो बेसिक नेचर y की ज्यादा हो जाएगी और x की कम हो जाएगी। दिस इज द थ्योरी ऑफ एमिडेंस। तो हमने जो शुरू में एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, अमाइड्स, अमीडीन्स की जो बात करी थी, उनका मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि यहां पर अगर आप कभी भी बेसिक नेचर को अगर कंसीडर करोगे, जैसे अगर मान लो मैं आपसे यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने अगर कंसीडर करता हूं, जैसे मुझे अगर किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया और मेरे से अगर किसी ने पूछा कि चलो बताओ इनमें से यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, हमारे पास यहां पर दो, यहां पर क्या दे रखे हैं, दो नाइट्रोजन एटम दे रखे हैं। अगर मान लो इस नाइट्रोजन को मैं A कॉल करूंगा और इसको अगर मैं B कॉल करूंगा, तो विच इज गुड बेस, यहां पर अच्छा बेस कौन होगा। तो बच्चों अब आपको बड़ा ध्यान से सुनना है, यहां पर अगर हम समझें तो ये वाला नाइट्रोजन जैसे ही रेजोनेंस करेगा, अनदर नाइट्रोजन विल गेट द नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो डेंसिटी होगी, वह इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जिधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कम होगी और जिधर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज्यादा होगी, तो अब आप भी समझ सकते हैं बी का बेसिक स्ट्रेंथ ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो ये मेरे अमीडीन्स का फैक्टर था। अब मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं जो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक बेस है। इस कंपाउंड का नाम होता है ग्वानिडीन। ग्वानिडीन इज बेसिकली लाइक, यहां पर अगर अपन ग्वानिडीन को अगर कंसीडर करें तो ग्वानिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला होता है। थोड़ा सा यहां पर स्ट्रक्चर में हल्का सा मिसप्रिंट है। अगर अपन ग्वानिडीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिडीन। इसको अगर अपन प्रॉपरली अगर मैनेज करें तो ये मेरा NH2 होता है, ये मेरा NH2 होता है, और यहां पर मेरा डबल बॉन्ड और इधर NH होता है।
इसको बोलते हैं ग्वानिडीन और दैट इज बेसिकली नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इट मीन ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस है। अब कारण क्या है, अब आप सुनना। पहली बात तो बेस कौन होते हैं, जिनका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होता है। ठीक है, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, आप अगर यहां पर अगर देखो तो मैं यहां पर लिख भी सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग बेस हैव स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड। हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, उसका कॉन्जुगेट एसिड हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब देखो पहली बात तो ये है, अगर आप इसका कॉन्जुगेट एसिड अगर बनाओगे, कॉन्जुगेट एसिड का मतलब H+ के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे तो बताओ कौन करेगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर है। रेजोनेंस कौन करेगा, रेजोनेंस ये ऐसे करेंगे। जैसे ये रेजोनेंस अगर करेंगे और ये भी रेजोनेंस ऐसे ही करेगा, तो इसका तो लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, डीलोकेलाइज्ड हो रहा है, इसका नहीं हो रहा। तो H+ के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है। अब जैसे अगर इसने H+ के साथ अगर रिएक्शन करा, तो H+ के साथ रिएक्शन करते ही ये वाला जो मेरा मोलिक्यूल है, ये वाला मेरा मोलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। अब जैसे ये वाला मेरा मोलिक्यूल ऐसा बनेगा, अब पता है यहां पर ध्यान रखना, इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, और इसकी अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनेगी, उसके कारण ये वाला मेरा मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा। देखना कैसे बनेगी, आज आप देखो। यहां पर अगर हम बात करें तो ये मेरा प्रोटॉन है, मेरे इसने प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करी। देखो मैं यहां पर थोड़ा सा सेपरेटली इसको ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा N है, ये मेरा C है, इधर भी मेरा NH2 है, और यहां पर मेरा डबल बॉन्ड NH है। मैंने क्या बोला, H+ के साथ अगर आपने रिएक्शन कराई, तो H+ के साथ कौन रिएक्शन करेगा, ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन। क्यों करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ये रेजोनेंस अगर करेंगे तो डेंसिटी C पर ज्यादा होगी, ये रेजोनेंस अगर करेगा तो डेंसिटी C पर ज्यादा होगी, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ये तुम्हारा प्रोटोनेट अगर हो जाएगा, तो इसके प्रोटोनेट होने के बाद में ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल होगा, ये ऐसा बनेगा। अब आपको पता है ये बहुत हाईली स्टेबल स्पीशीज है। अगर तुमने इसको अगर रेजोनेंस अगर करवाया, तो आफ्टर द रेजोनेंस, as you will draw the resonating structure here, so after the resonance what will happen, अगर आपने यहां पर रेजोनेंस अगर करवाया, तो रेजोनेंस के बाद में आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। अब आप एक बार इसको देखो, फिर आप इसको देखो, what you will feel both are the same। ये जो है ना, ये हमारी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, इट इज नोन एज द ग्वानिडीन। अगर मैं ग्वानिडीन की बात करूं, तो ये ग्वानिडीन का कॉन्जुगेट एसिड है, और ये ग्वानिडीन का कॉन्जुगेट एसिड मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दैट इज द रीजन ग्वानिडीन इज कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक बेस। यहां पर जो इसका कॉन्जुगेट आप एसिड बनाते हो, वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को शो करेगा। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब, आज अगर आप इधर वाले से अगर रेजोनेंस करवाओगे, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन जाएगा। जब अगर इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ऐसा बनेगा, तो बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आज ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर शो कर रहा है, तो उसकी वजह से मेरा जो मॉलिक्यूल होगा वो मेरा मोस्ट बेसिक स्पीशीज माना जाएगा। तो ध्यान रखना, यहां पर अगर हम देखेंगे तो मेरा जो ग्वानिडीन है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजनियस बेस। ये वाला मेरा मॉलिक्यूल एक बहुत अच्छा बेस माना जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, दैट विल बी द most stable species due to having equivalent resonating structure here. So this is the strongest base, which is known as the guanidine.